नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, बी एच निकी जी की बुक को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा अगला लेक्चर रहने वाला है 18वां लेक्चर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये आपका आज का 18वां लेक्चर यहाँ पे रहने वाला है। लेक्चर आपका 21 है, चैप्टर आपका 18 है। ठीक है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में ऊर्जा संसाधन एवं जल विद्युत परियोजना के बारे में हम डिटेल में चीजें देखने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो नदी परियोजनाएं जो है वो पूछी जाती है, कौन सा डैम किस नदी पे बना हुआ है वो पूछा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। और साथ ही साथ आजकल देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में पूछा ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमारा एक चैप्टर और रहेगा 17 वाला, उत्तराखंड नदी तंत्र, उसको हम आगे करेंगे। ठीक है, वो चैप्टर थोड़ा सा अभी उसमें पीडीएफ बनने में टाइम लग रहा है क्योंकि लंबा चैप्टर है, उसमें पूरा मैप बनाना पड़ता है प्रॉपर। ठीक है, तो उससे पहले हम इस चैप्टर को कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा चैप्टर रहेगा वो आपका उत्तराखंड की नदी तंत्र वाला चैप्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड में नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंगा की बात करूं, भागीरथी की बात करूं, ठीक है, अलकनंदा की बात करें, टोंस नदी की बात करें, यमुना की बात करें, या फिर हम काली नदी और छोटी छोटी नदियां हैं जो आपकी, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी बड़ा लेक्चर रहने वाला है, लंबा और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहता है। उसमें थोड़ा मैं टाइम लगा के पीपीटीज बना रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर वहाँ पे मिल जाए। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की जो वीडियोज़ है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वीडियोज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए उत्तराखंड में ना, उत्तराखंड हो या कहीं भी हो, उत्तराखंड तो खासकर आप बात करते हैं तो इतनी नदियाँ यहाँ से निकलती, इतनी ग्लेशियर हैं, तो नदी परियोजनाएं तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम ऊर्जा के स्रोत की बात करते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं कौन कौन से होते हैं, ऊर्जा के सोर्स में बात करूं तो एक होता है नॉन रिन्यूएबल और एक होता है रिन्यूएबल। देखिए अब नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, जो गैर नवीकरणीय होते हैं। जैसे देखिए गैर नवीकरणीय में कौन से होंगे, जैसे आपका एक कोयला होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कौन सा गैर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, या फिर कह सकता है गैर नवीकरणीय ऊर्जा सोर्सेज है, या इसमें से बोले आप कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स है। नवीकरण नहीं मतलब, ठीक है, तो जैसे आपका सौर ऊर्जा, जिस अभी के टाइम पे जो मोस्ट ऑफ ज्यादा चल रही है, लोग और सरकारें भी इस पर फोकस कर रही है कि जितने ज्यादा हो सके सोलर पैनल लगाइए। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी के ऊपर देखिए, आप जब देखते होंगे, जब आप समुद्र एरिया में जाते होंगे वहाँ बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ लगी होती है, पनचक्कियाँ, तो वो क्या कर रही है, हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। हाइड्रो पावर की बात करूँ मैं, तो हाइड्रो पावर जितने भी आपके डैम बन रहे हैं, नदियाँ पानी से लेकर जो डैम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, तो ये काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और साथ में साथ सोसाइटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाती है। इसी क्रम में आप देखिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में क्या क्या होता है, कोयला हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया, जैसे प्राकृतिक गैस हो गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये आता है आपका एनवायरमेंट के अंतर्गत भी आता है और साइंस के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपीपीएससी तो इंपॉर्टेंट है, वहां पे पूछता है। इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंतर्गत ना अधिकांश क्षेत्र में क्या है, छोटी बड़ी नदियां काफी हैं। तो आपने देखा है कि काफी नदियां बहती हैं, जैसे ठीक है, ये उत्तराखंड का जैसे हमने मैप देखा तो इसमें आपको काली नदी मिलेगी, ठीक है, यहाँ पिंडा मिलेगी, अलकनंदा मिलेगी, तो इसकी छोटी अलग 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 नदियां हैं, नियार, पूर्वी नियार, पश्चिमी नियार, फिर यहाँ पे आपकी भागीरथी, यहाँ से टोंस, यमुना, टोंस, बहुत सी नदियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा यहाँ पे टिहरी डैम भी आपको देखने को मिलता है भिलंगना भागीरथी के संगम पे, तो ये भिलंगना नदी यहाँ से निकलती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ है ना, जो अधिकांश क्षेत्र में छोटी बड़ी नदियां हैं, इसलिए यहाँ पे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, वो क्या है, इसकी व्यापक संभावना है, क्योंकि यहाँ पे हम अधिकांश जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना, वो इन्हीं से करते हैं, जल विद्युत परियोजना से यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में राज्य को रॉयल्टी मिलती है। ठीक है, देखिए अपने यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, पानी डैम हो रहे हैं, डैम के बाद हम यहाँ की पानी से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो सरकार, केंद्र सरकार क्या करती है, इसमें 12% ना रॉयल्टी देती है। ठीक है, तो राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली निःशुल्क मिलती है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। अब इसी क्रम में देखिए दो चीजें हैं, एक आपके आते हैं लघु परियोजना, जिसको हम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट कहते हैं। तो लगभग जहां पे 2 से लेके 25 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न होगी ना, या ऊर्जा यहाँ पे होगी, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको लघु परियोजना के अंतर्गत रखा जाएगा। छोटी मतलब, ठीक है, जहाँ पे 2 से 25 मेगावाट है, ये क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद जहाँ पे 25 प्लस मेगावाट होंगी, जहाँ से 25 से ज्यादा मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, पावर जनरेट की जाएगी, वहां पे उसको हम बड़ी योजना कहेंगे। क्या कहेंगे, बड़ी परियोजना हम उसको कहने वाले हैं। ठीक है, तो अब उत्तराखंड में खासकर हम बात करें तो रन ऑफ द रिवर तकनीक, तो वर्तमान में बनी सुरंग प्रणाली परियोजनाएं, उत्तराखंड में आप देखा ना मोस्ट ऑफ सुरंगें बन रही हैं अभी। ठीक है, सुरंगों के द्वारा पानी को एक नदी दूसरी जगह भेजा जा रहा है, फिर वहां पे डैम बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे हाइड्रो टर्बाइन वगैरह यूज की जा रही है, फिर वहां से
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट यहाँ पे की जा रही है। तो ये किस तकनीक पे है? तो ये है रन ऑफ द रिवर तकनीक पे बनाई जा रहे हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, तो इसके बारे में आप बताइए। तो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो विद्युत परियोजना है, जो सुरंग प्रणाली है, ठीक है, तो इसका प्रयोग होता है, इसी को क्या कहते हैं? आपका रन ऑफ द रिवर तकनीक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? यहाँ से क्लियर चीजें हो गई होंगी। अब इसी क्रम में ना उत्तराखंड में, ठीक है, एक चीज नोट कर लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। 29 जनवरी 2008 को 29 जनवरी 2008 को क्या होता है? राज्य में एक नवीकरणीय क्या आती है? उत्तराखंड में एक नवीकरणीय ऊर्जा नीति आती है। याद रखना 2008 की है। ठीक है, और इसके तहत बोला जाता है जो 25 मेगावाट तक की परियोजनाएं होंगी ना, इनको या तो हम निजी कहेंगे या फिर सामुदायिक कहेंगे। ठीक है, तो माध्यम से इनको अनुमोदन किया गया। मतलब ये कौन सी नीति? 2008 की नीति, इसमें बोला गया था। ठीक है, जो 25 मेगावाट तक की जो परियोजनाएं होंगी उसको निजी या सामुदायिक भागीदारी के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, मतलब प्राइवेट के रूप में, जो प्राइवेट कंपनी को देके भी ऐसे किया जाएगा। इसी के साथ ही फिर उसके बाद क्या होता है आपका? 31 जनवरी को 2015 को एक और नीति आती है आपकी। उस नीति का होता है लघु जल विद्युत परियोजना नीति 2015 की, ये भी याद रखना। ठीक है, ये नीतियां पूछी जाती है कभी कभी। तो इसके अंदर कहा गया और ये लागू की गई और कहा गया जो नवीकरणीय ऊर्जा है ना नीति, उसको हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। 2008 को इसने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे जो चीजें होंगी ना, यहाँ पे चेंज, यहाँ पे अलग रूल बन गए। ठीक है, तो इसमें चीजें बढ़ा दी गई, तो ये आपको याद यहाँ पे रखना है। ठीक है, इसी क्रम में सरकार ने एक इंपॉर्टेंट काम किया। ठीक है, सरकार ने एक इंपॉर्टेंट काम क्या किया? 2018 में, अगस्त 2018 में, ठीक है, उत्तराखंड में जो पिरूल है, ठीक है, जो चीड़ के पत्ते होते हैं, तो इससे बिजली बनाने के लिए सरकार ने क्या किया? एक पिरूल नीति लेके आई। क्या लेके आई? एक पिरूल नीति आई। तो अभी आप देखते हैं ना, पिरूल 50 रुपए किलो खरीदा जाता है ना, वो इसी नीति के तहत खरीदा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा। अब हम इसके साथ ही बात करते हैं उत्तराखंड में ऊर्जा विकास के प्रमुख स्तंभ क्या क्या है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो प्रमुख स्तंभ है उनके बारे में हम यहाँ पे अब देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं UJVNL, जिसका फुल फॉर्म है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 12 फरवरी 2001 को होती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और 2 जुलाई 2007 को इसका नाम परिवर्तित किया और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? उज्जवल देहरादून में। कहाँ पर है? उज्जवल देहरादून में है। तो याद रखना, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब होती है? 12 फरवरी 2001 को होती है। और इसका नाम आपका 2 जुलाई 2007 को, ठीक है, जल विद्युत निगम कर दिया। क्या कहता है? जल विद्युत निगम यहाँ पे कर लिया जाता है। आपको ये भी इसके बारे में याद रखना है, जल विद्युत निगम इसका यहाँ पे कर लिया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में देखने को मिलता है यहाँ पे आपका। ठीक है, उसका मुख्यालय उज्जवल देहरादून में देखने को यहाँ पे मिलता है। क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद आता है UPCL, ठीक है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2001 में। तो UPCL जो है वो आपका 2001 में बनता है। और कंपनी अधिनियम आपका था 1956 का, उसके एक्ट के थ्रू यहाँ इसका ये बनाया जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है ना, तो ये क्या है ना, एकमात्र बिजली लाइसेंसधारी धारी है। ठीक है, इसको लाइसेंस यहाँ पे मिला हुआ है। और इसका मुख्यालय आपको विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी जी के नाम पे देहरादून में देखने को मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो जो मुख्यालय है उस भवन का नाम क्या है? जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता है गब्बर सिंह जी ना, इनके नाम पे यहाँ पे रखा गया है। अब UPCL करता क्या है? ये क्या करता है? 132 जो केवी की जो लाइन होती है, ठीक है, से नीचे के जो स्टेशन है वो कार्य करता है। इससे नीचे के होंगे, जो इससे ऊपर नहीं, 132 केवी तक के जो प्लांट होंगे ना, तो उनको कौन देखता है? UPCL यहाँ पे देखता है। क्लियर है? इसके आता है, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है, पिटकुल, PTCUL। ठीक है, याद रखना, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, इसको याद रखना। इसका गठन 1 जून 2004 को किया जाता है। और ये क्या करता है? देखिए, अब यहाँ पे जो UPCL क्या करता है, 132 केवी के नीचे की देखता है। अब 132 केवी से ऊपर की जो लाइन, जो चीजें होंगी ना, उसको कौन देखेगा? पिटकुल देखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे देखने को मिलता है? ये आपका देहरादून में देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, क्लियर है आपको? फिर आता है यहाँ पे UERS। क्या आता है? UERS आता है, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का गठन कब होता है? 2002 में होता है। इसका कार्यालय कहाँ पर है? इसका कार्यालय भी आपको देहरादून में देखने को मिलता है। और जो आपका उत्तराखंड विद्युत नियामक नाम था ना, इसको, ये विद्युत अधिनियम 2003 के तहत कार्य करता है। क्या करता है? 2003 के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करे, 2002 में यहाँ पे ये बना था। क्लियर है? आगे देखते हैं, रू डेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है।
उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप हाईलाइट करेगा, ये बहुत बार उरेडा का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, कब बना था, क्या बना था, ठीक है। तो उरेडा आपका जो है, ये आपका उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से फॉर्म है, ठीक है, उरेडा इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसकी स्थापना होती है जुलाई 2001 में, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, 2001 में होती है। पहले इसका जो हेडक्वार्टर था, ठीक है, वो कहाँ था, वो आपका अल्मोड़ा में था। पहले कहाँ पे था आपका, ये आपका अल्मोड़ा में था। बाद में अब इसको पटेल नगर देहरादून में यहाँ पे इसका मुख्यालय यहाँ पे हो गया है, ठीक है। उरेडा का कार्य क्या होता है, तो उरेडा 1 या 2 मेगावाट की जो क्या कह सकते हैं जल विद्युत परियोजनाएं होती है ना, इनका कार्य करता है। और जैसे घराट है ना, घराट आपके पुराने, तो घराटों में भी ये इसको संचालन भी यही करता है, ठीक है, याद रखना। तो घराटों को अपग्रेड करना भी इसी का कार्य यहाँ पे है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। आपने देखा होगा आपके घरों में जो या गाँव में जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है, ठीक है, वो सब, और या सोलर लालटेन वगैरह पहले मिलते थे, वो सब कौन देता है, वो सब उरेडा ही देती है यहाँ पे, ठीक है। तो वही दूरदराज के गाँव में, सीमावर्ती गाँव में, तो उरेडा का कार्य यही होता है, मतलब यह करता है सौर ऊर्जा, इस टाइप से जो चीजें होती है, ठीक है, जो आपके यहाँ पे कह सकते हैं नॉन, जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है ना, उसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो इसके याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण कार्य के लिए उरेडा का नाम क्या है, एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य यहाँ पे ये करती है। एक आता है आपका उत्तराखंड जल संस्थान, क्या है, उत्तराखंड जल संस्थान। इसकी स्थापना 26 अगस्त 2002 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपका देहरादून में देखने को मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूपीसीएल, पिटकुल, उज्ज्वल के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है, ठीक है। ये तो आपको याद रखना है, उरेडा के बारे में तो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना ही है, क्योंकि ये तो एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, आगे देखते हैं। अब कुछ मेन चीजों को और हम यहाँ पे समझने का ट्राई यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ऊर्जा संबंधी प्रमुख नीतियों के बारे में, ठीक है। ऑलरेडी हम इसको एक देख चुके हैं, 2008 की आई थी 29 जनवरी को। नवीकरणीय ऊर्जा 25 मेगावाट तक निजी सामुदायिक भागीदारी से काम करेगी। उसके बाद 2015 में इस नीति को चेंज किया जाता है और लघु जल विद्युत परियोजना नीति लागू कर दी जाती है। 2008 को ये कहते हैं प्रतिस्थापित यहाँ पे कर देती है, ठीक है। इसी के साथ ही अगस्त 2018 में पिरूल नीति आती है, चीड़ के पत्तों से बिजली बनाने के लिए सरकार ये काम करती है। और 2023 में, ये इंपॉर्टेंट होगा करंट के बेस पे आपको, उत्तराखंड राज्य सौर नीति आती है। ये क्वेश्चन पूछेगा, उत्तराखंड राज्य की नई सौर नीति कब आई थी, तो 2023 में आई थी, और ये कब तक है, 2027 तक ये लागू है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है, 2500 मेगावाट सोलर पावर और उरेडा द्वारा लैंड बैंक के रूप में काम यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। ऊर्जा जरूरतों के आकलन हेतु फरवरी 2023 में अमेरिकी कंपनी, ये क्वेश्चन पूछेगा, मैकेजी ने अनुबंध यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। मैकेजी इसके साथ काम कर रही है, तो आपको इसके बारे में भी यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, तो मैकेजी के बारे में याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब हम उत्तराखंड की चीजों को आगे समझने का ट्राई करते हैं। उत्तराखंड में जो मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है, टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना निर्माण संरचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के लिए, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट हैं, तो इसको भी आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, अगर हम टिहरी डैम की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है आपकी, ये कौन सी नदी पर है, टिहरी जल विद्युत परियोजना है आपका भागीरथी, भागीरथी और भिलंगा नदी पर, ठीक है। इन नदियों के संगम पर आपका ये, इसकी ऊंचाई जो है ना, ये पूछी जाती है बहुत बार, 260.5 मीटर है, और ये एशिया का सबसे ऊंचा और दुनिया में चौथा। देखिए, एशिया का तो पहले नंबर का, और पूरे वर्ल्ड में ये आपका चौथे नंबर का सबसे ऊंचा डैम यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और ये जो बांध है ना, ये किससे बना है, ये काफर, मिट्टी और पत्थर से बांध बना हुआ है, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है, तो जो आपका कौन सा डैम है जो मिट्टी और पत्थर से पूरी थे, या फिर कह देगा काफर से निर्मित है, तो आपको टिहरी डैम याद रखना है, ठीक है। ये जो गांव है आपका, ठीक है, इसको राष्ट्र की संज्ञा की दी गई है। जो टिहरी डैम है आपका, इसको खासकर यूपी, उत्तराखंड सॉरी, यूपी गवर्नमेंट ने इसको परिकल्पना के लिए ना 1949 में टीमें गठित की गई थी, ठीक है। उसके बाद इस जो टिहरी बांध है ना, इसको राष्ट्र की गांव की संज्ञा दी गई है। क्या दी हुई है, राष्ट्र की गांव की संज्ञा भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो इसको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। संगम मैंने बताई दिया आपको, भागीरथी भिलंगा नदी पे इसका संगम होता है। और जो इसमें क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या हुआ, यहाँ से देखते हैं, देखिए 1949 में यूपी सरकार द्वारा परिकल्पना की गई, राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई। 1972 में इसको, ये याद रखना, ठीक है, योजना आयोग से स्वीकृति मिली। जो आपकी प्लानिंग कमीशन थी ना, तो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त एक परियोजना के रूप में कार्य किया, और योजना आयोग ने 1972 में
इसको स्वीकृति प्रदान की और इसका निर्माण कार्य 1978 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, और हो गया, और इसका जो काम किया वो सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण किया गया। स्टार्ट जो किया गया सिंचाई विभाग ने इसका काम किया गया। ठीक है, फिर 1986 में होता है रूस के, ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ पे आते हैं जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। तो इनके साथ समझौता होता है। इसकी जो क्षमता थी पहले 600 मेगावाट थी, इसको याद रखना, इसकी जो स्टार्टिंग क्षमता थी ना वो 600 मेगावाट थी। तो बाद में समझौते के साथ इसको बढ़ा के 2400 मेगावाट यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद ये डेट इंपॉर्टेंट है 12 जुलाई 1988 को, THDC, इसको याद रखना। तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना होती है 1988 में और इसको कार्यभार 1989 में इसको कार्यभार दे दिया जाता है। पहले जो सिंचाई विभाग काम कर रहा था ना, अब इसको THDC कार्य करना इसको प्रारंभ यहाँ पे कर देता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे याद इसके बारे में रखना है। ठीक है, इसका डिजाइन जो है वो किसने किया है, ये डिजाइन जो बनाया है वो बनाया हुआ है जेम्स ब्रून द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसका डिजाइन किसने बनाया है, जेम्स ब्रून के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, और राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, ये आपकी टिहरी बांधी है। ठीक है, अभी तक जितनी बनी है, देखिए अभी आपका अगर काली नदी पे अगर जो पंचेसर डैम बनता है ना, अभी तो बहुत टाइम लगेगा उसमें, तो वो हो जाएगा, बट अभी तो आपके सामने यही है सबसे बड़ा उत्तराखंड का 207.5 मीटर। ठीक है, और 2400 मेगावाट भी आपको इसके बारे में यहाँ पे याद रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन चीजें थी। देखिए अब जो टिहरी डैम है ना आपका, ये 3 भागों में डिवाइड है। कितने हैं, 3 भागों में आपको डिवाइड मिलता है। कहने का मतलब ये है 3 भाग में, इसमें ना 1000 और आपका 400, टोटल 2400 बताया ना मैंने आपको, 2400 मेगावाट। तो इसमें 3 है, 1000 मेगावाट की एक, 1000 की एक और 400 की एक देखने को मिलती है। ठीक है, पहले जो 1000 मेगावाट में है ना, इसको टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना देखती है। ठीक है, टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना होती है। दूसरी जो है आपकी टिहरी पंप है, पंप स्टोरेज है। ठीक है, और अगला है 400 है, ये कोटेश्वर बांध है। ये तीनों इसी के बाहर है। ठीक है, कोटेश्वर बांध, तो कोटेश्वर बांध वाले 400 मेगावाट है। ठीक है, उससे पहले 1000 मेगावाट में आपका टिहरी पंप स्टोरेज देखने को मिलेगा और 1000 मेगावाट में आपका ये मिलेगा टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना। तो ये तीनों मिलकर 3 चीजें चलती हैं, इसके 3 भाग है, इसको आपको याद रखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से बनता भी है। ठीक है, अब हम टिहरी बांध की जलाशय की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। टिहरी बांध क्षमता जलाशय एवं जल आंदोलन हुए थे जो। ठीक है, देखिए अब होता क्या है यहाँ पे, चलिए देखिए इस क्षमता की बात करूं, 2400 मेगावाट हमने देख लिया इसके बारे में। 1000 मेगावाट टिहरी जल विद्युत, 1000 मेगावाट टिहरी पंप स्टोरेज और 400 मेगावाट में कोटेश्वर बांध, जो कि कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कोटेश्वर बांध कहाँ पे है, तो ये भागीरथी रिवर पे देखने को मिलता है। प्रथम चरण में 1000 मेगावाट का शुभारंभ किया गया और 30 जुलाई 2006 को ये यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, तो 12% रॉयल्टी यहाँ पे उत्तराखंड को देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी आप रखना है। तो टिहरी बांध का क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम चरण में 1000 मेगावाट का शुभारंभ कब हुआ, तो ये 30 जुलाई 2006 को देखने को मिलता है। ठीक है, इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके साथ ही देखिए आप जलाशय के बारे में बात करते हैं। ये जो है आपका, इसका जो टोटल क्षेत्रफल है ना वो है 42 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 42 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो आधिकारिक नाम है, जलाशय का आधिकारिक नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। क्या है आपका, स्वामी रामतीर्थ सागर है। और स्थानीय नाम इसका है सुमन सागर। तो स्थानीय नाम से इसको जाना जाता है, सुमन सागर नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसकी जलधारण क्षमता की बात करूं तो 354 करोड़ घन मीटर क्या है इसकी टोटल क्षमता यहाँ पे देखने को मिलती है, घन मीटर में क्षमता है। ठीक है, और साथ ही इसका जो प्रयोग है, ठीक है, इसको प्रयोग की हम बात करते हैं, 261 करोड़ घन मीटर तक जल को का हो रहा है। ठीक है, टोटल देखिए टोटल क्षमता है 354 करोड़ है, बट अभी इसमें जो काम हो रहा है ना वो 261 करोड़ घन मीटर ही हो रहा है। ठीक है, अभी कह सकते हैं 95 करोड़ घन मीटर अभी भी क्या है इसमें हो सकता है, बट अभी इतना ही किया जा रहा है। ठीक है, कैपेसिटी ज्यादा है इसकी, अभी इसमें कम यूज किया जा रहा है इसका। क्लियर है ना आप लोगों को। अब इसके कुछ प्रोटेस्ट हुए उत्तर, ठीक है, टिहरी डैम बना, ऑब्वियसली प्रोटेस्ट तो लोग करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा डैम था और ये कहीं ना कहीं ना, मैंने अभी कल ही आपको जो भूस्खलन वाला भूकंप वाला बताया था, मैंने बताया था कि ये जो उत्तराखंड में जो ट्रस्ट है, ठीक है, इसकी लाइन नीचे से ही गुजरती है। ठीक है, जो अति संवेदनशील है, कभी ऐसे कुछ भूकंप वगैरह आता है ना तो ये काफी ज्यादा डिजास्टर लेके आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले विरोध की मैं बात करता हूँ तो प्रथम आवाज उठाई थी राजमाता कमलेनुमति शाह ने। ठीक है, तो पहली बार इसके लिए जो आवाज उठाई थी वो उठाई थी टिहरी बांध के विरोध में राजमाता कमलेनुमति शाह ने इसकी आवाज उठाई थी। ठीक है, इसी के साथ ही 1978 में एक बांध विरोधी समिति बनती है। क्या बनती है, बांध विरोधी समिति यहाँ पे देखने को मिलती है
और इसके अध्यक्ष थे विद्यासागर नौटियाल। कौन थे? विद्यासागर नौटियाल जी इसके थे। ठीक है, इसी के साथ ही अगर आगे देखते हैं 1979 में वीरेंद्र सकलानी जी, ठीक है, तो वीरेंद्र सकलानी जी ने बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में क्या की, इनने एक याचिका दायर की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका इनने डाली और 1991 में सुंदरलाल बहुगुणा ने 76 दिन तक धरना दिया और गंगोत्री से साइकिल यात्रा निकाली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने क्या किया, यहाँ से एक धरना देकर 76 दिनों तक यहाँ से क्या किया, धरना दिया और एक बांध निर्माण कार्य रोके रखा, यहाँ पे जो काम हो रहा था उसको रोके रखा। और 1991 में, ठीक है, 1991 में इनने गंगा सागर से, ठीक है, गंगा सागर कहाँ है आपका, गंगा सागर आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, गंगा सागर, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, 2023 में एक एग्जाम हुआ था, तो कहाँ तक यात्रा की थी या साइकिल यात्रा हुई थी, ये पूछा था। ठीक है, तो 1991 में क्या होता है, गंगा सागर से गंगोत्री तक की क्या कहते हैं, एक यहाँ पे साइकिल यात्रा यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए टिहरी का बांध जब बना तो इस एरिया में पहले घर भी होंगे, जो आपका टिहरी पूरा डूब भी गया था। ठीक है, तो उन लोगों को पुनर्वास के लिए बसाया गया, किसी को आपके ऋषिकेश में बसाया गया, ठीक है, किसी को नई टिहरी में बसाया गया, तो इनको पुनर्वास दिया गया। ठीक है, लगभग 1 लाख लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया और उनके लिए 582 करोड़ रुपए यहाँ पे की व्यवस्था की गई। ठीक है, 1082 करोड़ में इनको नई जमीनें दिलाई गई। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को यहाँ से मिलता है। तो हमने टोटल देख लिया, 2 स्लाइड में हमारी पूरी टिहरी डैम से चीजें कवर हो गई हैं। यहाँ से अब एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने वाले हैं, एक एक चीज यहाँ पूरी कवर हो गई है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? विरोध के बारे में एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इसके बारे में मेंस वगैरह लिखेंगे तो ऐसे आप चीजों को हाईलाइट करके लिखेंगे ना, तो चीजें आपके लिए आसान वहां पे हो जाती है। चलिए, अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय परियोजना के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आने वाली है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत की और देखिए उत्तर भारत की तो है ही है, राज्य की भी पहली और देश की दूसरी, ये क्या है, जल विद्युत परियोजना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली तो आपकी मैसूर में बनी थी, कहाँ पे बनी थी, मैसूर में बनी थी। और उत्तर भारत की पहली बोलेगा तो ये ग्लोबल जल विद्युत परियोजना है, और उत्तराखंड की, ऑब्वियसली उत्तराखंड की तो पहली है। तो भारत की पहली जल विद्युत, उत्तर भारत की पहली लघु जल विद्युत परियोजना, और ये है कहाँ पर, ये है मसूरी में है, मसूरी में क्वारकुली एवं भट्टा गांव के पास में आपको ये देखने को मिलती है। लगभग 3.5 मेगावाट तक है छोटी, बट फिर भी कह सकते हैं कि ये पहली है। ठीक है, इसके इतिहास की बात करते हैं तो 1907 में इसका कार्य पूर्ण होता है और 19 मई 1909 में शुभारंभ किया जाता है इसका। ठीक है, कर्नल बेयर के नेतृत्व में बिलिंगहर द्वारा इसको निर्मित किया गया था। ठीक है, तो ग्लोबी परियोजना का जो खाका किया गया था वो कर्नल वेब ने किया था। किसने किया था? कर्नल वेब ने किया था, और इसका नेतृत्व किया था विलिंग हर्ट ने किया था। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण भारत में जो मैसूर में, ठीक है, दक्षिण भारत मैसूर में ग्लोबी जल विद्युत परियोजना का देश का दूसरा है, और पहला आपको देखने को मिलता है, ये आपका वहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना, और उत्तर भारत का ही पहला आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। इसके बाद दूसरा आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, लखड़वाल बांध परियोजना। कौन सी है? लखड़वाल बांध परियोजना है। अब देखिए जो लखड़वाल बांध परियोजना है ना, ये कहाँ पे है? ये आपकी यमुना रिवर पे है। कहाँ पर है? यमुना रिवर पे देखने को आपको ये मिलती है। और यमुना नदी बनने वाली लखड़वाल जो परियोजना है ना, ये 6 राज्यों, ठीक है, जिसमें 6 राज्य लाभान्वित, में 6 राज्यों को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिलती है। कौन कौन है? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और दिल्ली है। तो ये इसमें आप याद रखना 5 भी कह सकते हैं, 5 राज्य, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, बट आपको याद रखना 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेश को क्या करता है, यहाँ पे लाभान्वित करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में याद रखना है। अब लखड़वाल बांध परियोजना जो है ना, इस परियोजना को मंजूरी कब मिली थी? 1976 में मिली थी। कब मिली थी? 1976 में इसको यहाँ पे मंजूरी मिली थी। लेकिन इसका जो कार्य वगैरह है ना, रोक दिया गया। कब? 1992 में। तो 1992 में सरकार रोक दिया, क्योंकि बजट की भी कमी होती है सरकारों के पास। ठीक है, और 1991 में तो आपको पता है वैसे सरकार का पैसे नहीं थे यहाँ पे, एलपीजी रिफॉर्म उसके बाद आता है जब फिर चीजें सही चलती हैं। तो देखिए नदी क्षमता की बात करूं, यमुना नदी देहरादून में है, 300 मेगावाट तक की इसकी क्षमता है, 204 मीटर ऊंचा डैम है। ठीक है, और 300 मेगावाट बड़ी परियोजना है। ठीक है, इसको याद रखना, 204 मीटर ऊंचा है। स्थिति की बात करूं, 1976 में इसके बारे में परमिशन मिली थी, मैं बता दिया आपको, और 1992 में इसको रोक दिया गया, और 2008 में राष्ट्रीय परियोजना इसको घोषित कर दिया गया। कब? 2008 में लखड़वाल बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित यहाँ पे कर दिया गया। इसमें क्या होगा, इसमें जितना ही पैसा लगेगा ना, उसको 90% तो कौन देगा? केंद्र सरकार देगी पैसा, 10% इसको क्योंकि 10 राज्य सरकार देगी। मैंने आपसे पहले कहा, हर वीडियो में कहता हूँ,
जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ पे हिमालय राज्य जिसको हिस्सेदारी का दर्जा मिला हुआ है, वहाँ पे होता क्या है, 90% जो पैसा है ना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% ही यहाँ पे क्या होती है, राज्य सरकार को यहाँ पे देना होता है। इसी क्रम में कोई और राज्य होते हैं तो उनको 70 और 30 का रेशियो होता है। वहाँ पे 70% केंद्र सरकार देती है, 30% वहाँ पे राज्य सरकार पैसा वहन करती है अपने। ठीक है, ये चीजें क्लियर होंगी आपको, इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं यमुना नदी है ना, तो यहीं पे एक आपकी परियोजना और देखने को मिलती है। ठीक है, यहीं पे आपको यमुना पे एक परियोजना और देखने को मिलती है, इसको भी आप देखना। ये है आपकी 120 मेगावाट की है। ठीक है, वो है व्यासी परियोजना। कौन सी है? व्यासी परियोजना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है व्यासी परियोजना कहाँ पर है, तो ये भी आपको देहरादून में मिलती है। और यहाँ पे गांव है लोहारी गांव। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, देखिए अगर आप न्यूज में रहते हैं और करंट में पढ़ते हैं तो ये 2 साल पहले की न्यूज है। तो लोहारी गांव ना जलमग्न हो गया है व्यासी परियोजना के उससे। ठीक है, ये भी जलमग्न हो गया है, यहाँ से लोगों को पुनर्वास कर दिया गया है। अब यहाँ पर भी ये 120 मेगावाट की यहाँ पे विद्युत बनाई जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा भी है देखिए 120 मेगावाट की व्यासी परियोजना से लोहारी गांव जलमग्न यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो न्यूज में आप देखा करिए, न्यूज पेपर पढ़ते हैं, आपको डेली प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ आप करंट में पढ़ते हैं, तो चीजों को लिंक किया करिए आप लोग। ठीक है, किससे क्या चीजें यहाँ पे बन सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अगला आने वाला है, यहाँ पे ये आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसाऊ बांध के बारे में। ठीक है, बाकी फिर देखते हैं। देखिए किसाऊ बांध है, यह कौन सी नदी पर है? पहली तो ये टॉन्स नदी पर है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, इनका जो बांध होते हैं ना, कि नदियां पूछी जाती हैं और इनकी क्षमता पूछी जाती है, दो ही चीजें मेन पूछी जाती है। ठीक है, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की क्या है, एक संयुक्त परियोजना है, इसको भी आपको याद रखना है। किसाऊ बांध जो है ना, इसकी जो ऊंचाई है ना वो 236 मीटर है। देखिए इससे पहले टिहरी डैम की बात कर रहा हूं, वो कितना था? 260.5 मीटर था। ठीक है, उसी क्रम में देखिए ये भी इसके आसपास ही है, 230-36 मीटर प्रस्तावित है। अभी ये चल रहा है काम। ठीक है, प्रस्तावित की बात करूंगा, ये काम चल रहा है, अभी पूरी तैयार यहाँ पे नहीं हुआ है। इसकी ऊंचाई, इसकी बात करूं मैं, क्षमता की बात करूं, 660 मेगावाट है। ठीक है, इसको भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। हिस्सेदारी की बात करें, मैंने पहले कहा आपको कि हिमाचल और उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना है, तो 50% इसमें जो होगा वो हिमाचल प्रदेश का होगा, 50% जो होगा वो उत्तराखंड सरकार का यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हिस्सेदारी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों की सीमाओं पर है, अगर आप उत्तराखंड का इस टाइप से मैप देखते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, यहाँ चीजें क्लियर होंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं बावला नंदप्रयाग परियोजना के बारे में, देख लेते हैं। ये आपका चमोली जिले में देखने को मिलती है। कौन सी नदी पर है? अलकनंदा नदी पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी क्षमता है 300 मेगावाट क्षमता आपको देखने को इसकी मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्लियर है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट, आती है आपकी, देखिए ये हमने अंतर्राज्यीय पढ़ी, अब हम अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं। पंचेश्वर बांध परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पंचेश्वर बांध की मैं बात करता हूं, तो ये बना हुआ है महाकाली रिवर पर, महाकाली या काली रिवर, इसको हम बाद में शारदा कहते हैं। ठीक है, यहाँ की पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ही बन रहा है, चंपावत और पिथौरागढ़ के बॉर्डर पे आपको पंचेश्वर जगह देखने को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, ये आपका नेपाल है इधर, ये आपका उत्तराखंड है। तो यहाँ से जो काली का उद्गम होता है, टनकपुर में जाने के बाद यहाँ पे इसको शारदा बोल देते हैं। ठीक है, आगे हम नदी का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे और चीजें क्लियर, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको जो डैम पढ़ाए हुए ना, आप रिवीजन कर लेना इसका, आपको भी चीजें आसान लगेंगी। जब मैं रिवर पढ़ाऊंगा ना तो मैं डैम भी बोलते रहूंगा, इस नदी पे ये परियोजना बनी है, तो आपको और चीजें रिकॉल हो जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपका वही रहने वाला है, तो आपके वहाँ से जितनी भी चीजें अभी याद नहीं हो रही है वो याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पंचेश्वर बांध देखने को मिलता है। चंपावत, पिथौरागढ़ और नेपाल की संयुक्त परियोजना रहने वाली है, मतलब उत्तराखंड और नेपाल ही कह सकते हैं। ठीक है, संधि की बात करूं तो एक महाकाली संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच में, 1996 में हुई थी। आज से 30 साल पहले हो गई थी ये संधि। ठीक है, पर अभी तक भी इसमें काम स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे होते हैं ये जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये अटक जाते हैं। ठीक है, इनमें पैसे की कमी होती है, कभी क्या होता है कि जो सरकारें बदलती है, जैसे उत्तराखंड की, सॉरी, यहाँ पे जो भारत की सरकार अलग हो जाती है, 96 में अलग थी, फिर नेपाल में भी सरकार बदलती रहती है, अभी बालिन साह वहाँ पे आए हुए हैं, यंग है वो। ठीक है, तो ऐसे कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं हो पाता है, तो बहुत टाइम लग जाता है इन परियोजना में। ठीक है, विवरण की मैं बात करूं, 315 मीटर। अब देखिए अभी तक हम उत्तराखंड की बात कर रहे थे ना, मैंने कहा आपको टिहरी डैम सबसे बड़ा है, 260.5 मीटर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर ये डैम बनेगा ना, 315 मीटर ऊंचा है, तो बहुत बड़ा कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैं कहूंगा कि अगर मेन चीज अगर देखते हैं ना, तो इसकी महानदी की कुल क्षमता की बात करते हैं, तो देखिए इसमें कहीं कहीं पे बोला गया कि ये टोटल इसकी जो है वो
5300 मेगावाट है बोला गया है। अब यहाँ पे डेटा इतना दिया हुआ है तो आपको इतना भी डेटा ये पूछेगा नहीं, ठीक है, बट आपको दोनों याद रखने इस टाइम, मतलब 53 या से ज़्यादा ही है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो लगभग इसका 5300 मेगावाट तक की क्षमता यहाँ पे है। दोनों आपस में बराबर बांटने वाले हैं, नेपाल और भारत यहाँ पे, ठीक है। तो महाकाली नदी के तटों पर जो 6840 मेगावाट की कुल क्षमता का निर्माण यहाँ प्रस्तावित है अभी, ठीक है, अभी बना नहीं है ये, इतना कह रहे हैं कि बनिया करके, ठीक है। और दोनों देश दोनों क्या करेंगे, बराबर इसमें उपयोग करेंगे इसका, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में याद रखना है। इसके साथ ही इसकी लागत की बात करूं, लगभग 40,000 करोड़ रुपए 2026 तक बनने का था। देखिए अभी 2026 तो आधा चले गया है, अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। ये पहले बोला था कि 30 साल में बन जाएगा, जब महाकाली संधि हुई थी, ठीक है। बट इसमें अभी क्या हुआ है, खाली अभी लाइन मतलब कह सकते हैं कि एरिया वो कर रखा है बस अभी, ठीक है। बाकी इसमें अभी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे सबसे पास में ही है हमारे से, तो हम गए हुए हैं, तो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है, ठीक है। खाली यहाँ पे कह सकते हैं कि नाप वगैरह हुई है इसकी, और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। 40,000 करोड़ का टोटल है, और कहा गया था कि ये संभावित थी, बट अभी इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। क्लियर है, आपको इसके बारे में याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके लिए। इसके बाद हम राज्य की जल विद्युत संपदा के बारे में और समझते धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ से जो चीजें आएंगी ना, थोड़ा थोड़ा आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राज्य की अन्य जल विद्युत संपदा की मैं बात करूं, सबसे पहले आपका आएगा मनेरी भाली फेज 2, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो राज्य सेक्टर की सबसे बड़ी 304 मेगावाट की है, 2008 से ये उत्पादन इसका शुरू यहाँ पे हो गया है, ठीक है। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोगों के लिए? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बात करेंगे विष्णुप्रयाग चमोली में अलकनंदा नदी पर विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना 400 मेगावाट की है, जेपी कंपनी के द्वारा। इसमें 88%, ठीक है, यूपी सरकार क्या, क्योंकि ये पहले से परियोजना चल रही है। और 12% देखिए उत्तराखंड की नदियां हैं, उत्तराखंड की जमीन है, पानी होने के बाद भी उत्तराखंड को यहाँ पे 12% ही मिलता है इसका, ठीक है। इसका आएगा आपका विक्टोरिया बांध, जो कि भीमताल में देखने को मिलता है, नैनीताल में 1882 से हेनरी एक्ट द्वारा ये बनाया गया था, एस्ट द्वारा, ठीक है। जमरानी बांध देखिए, ये तो न्यूज में है ही अभी काफी ज्यादा, लास्ट स्वीकृति मिल गई है, काम चल रहा है हल्द्वानी में, गोला नदी पर ये बन रहा है। 1976 में एनडी तिवारी द्वारा इसका शिलान्यास यहाँ पे किया गया था, बीच में परियोजना भी रुक गई थी, अभी स्वीकृति मिल गया, काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। चीला परियोजना जो कि पौड़ी में आपको देखने को मिलती है, 144 मेगावाट की है, चीला नदी पर गंगा की सहायक नदी देखने को मिलती है आपको ये यहाँ पे, ठीक है। तो मेन मेन चीजें थी, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, गंगा की सहायक नदी है, आपको इस बारे में याद रखना है, ठीक है। खास है आपका जमरानी बात, इसके बारे में आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। टनकपुर में शारदा नदी पर 1993 से एक चल रहा है, नानक सागर में भी जल विद्युत के बारे में, भालू डैम अल्मोड़ा में, सप्तेश्वर शारदा नदी पर, और बोरी डैम चंपावत में। तो ये भी आपको याद रखना, ये भी आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं, ठीक है। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे जो था ना आपका हेनरी एस्ट था, जो इसका नाम है हेनरी एस्टर्ड, ठीक है, इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जो शारदा था ना, टनकपुर 1993 में ही बन रहा था, टनकपुर परियोजना जो है शारदा रिवर, ठीक है, 120 मेगावाट की है, ठीक है, इसको भी आपको याद यहाँ पे रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं, ठीक है। उत्तरकाशी एवं देहरादून में कौन कौन सी स्कीम चल रही है, इनके बारे में एक बार हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे चीजें देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा उत्तरकाशी में, तो मनेरी भाली फेज 1, तिलोत रिवर भागीरथी, ठीक है, 90, इसको याद रखना, ठीक है, 90 मेगावाट की है। पाला मंडेरी लोहारी नाग जाड़गंगा करमोली भागीरथी बेसिन में देखने को मिलती है। आराकोट द्यूनी 81 मेगावाट नेटवाड़ मोरी टॉस नदी पर। जखोल सांकरी, ये क्वेश्चन पूछता है जखोल सांकरी परियोजना कौन सी नदी पर है, तो ये सुपिन नदी पर है, 44 मेगावाट की, ठीक है। और पिंगाड़ ये आपको 2.25, क्लियर है आप लोगों को, इसको याद रखना। फिर हम देहरादून में देखते हैं, देखिए ये सब कितनी किसकी है, उत्तरकाशी की है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है जखोल सांकरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उत्तरकाशी में है। आरा द्यूनी भी वहीं पर, पाला मंदिर भी वहीं पर देखने को, नोहारी लाखपाल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देहरादून की बात करूं, यमुना नदी पर एक आपकी ढकरानी है, एक ढालीपुर है, खोदरी है, कुल्हाल है, व्यासी है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। देखिए इछारी बांध पूछेगा कहाँ पर है, टॉस नदी पर है। जल छिब्रो व खोदरी पावर स्टेशन को जाता है, इसका जो पानी है वो छिब्रो और खोदरी जो पावर स्टेशन है ना, वहां पे इसका पानी यहाँ पे जाता है। इसी के साथ ही टॉस नदी छिब्रो परियोजना देखने मिलती है, 240 मेगावाट की यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखना, ये मेन मेन चीजें हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसके बाद हम बात करेंगे चमोली एवं रुद्रप्रयाग के बारे में। अब चमोली में तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अलकनंदा नदी है वहां पर। तो अलकनंदा नदी पर आपका विष्णु गाड़ पीपल कोटी 444 मेगावाट की, इसको याद रखना। नंदप्रयाग लंगासू 100 मेगावाट की। इसके बाद पिंडर पे मेलखेत, बगोली, पांडुली, देवसारी। बगोली, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, बगोली जल विद्युत परियोजना कौन सी रिवर पे है? तो पिंडर नदी पर है चमोली में, आपको याद रखना है। इसका बात करें हम धौलीगंगा की बात करें, तपोभूमि विष्णुगाड़ 520 मेगावाट, झेलम तमक 60 मेगावाट, मलारी झेलम 114 मेगावाट, लाटा तपोवन 171 मेगावाट। देखिए इसमें सभी नहीं पढ़नी होती है, कुछ मेन चीजें हैं, आपको आपके पास बुक्स होगी, एक बार उसमें जाके इन चीजों को रिवाइज फिर से कर लेना, ठीक है। अन्य की मैं बात करूं, राजवकी है नंदाकिनी पर, उर्गम है कल्पगंगा 3 मेगावाट, गोहनाताल विरयगंगा 60 मेगावाट, ठीक है। अब हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग की बात करेंगे, तो मंदाकिनी बेसिन में जो देखने को मिलती है। सोनप्रयाग वासुकी मंदाकिनी, सिंगोली भटवाड़ी, गौरीकुंड, फाटाब्यूंगाड़, रामबाड़ा और कालीगंगा, ये सब आपको रुद्रप्रयाग में देखने को मिलती है जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पौड़ी और टिहरी के अंतर्गत आते हैं। तो पौड़ी के अंतर्गत देखते हैं, तो पहला आएगा आपका ब्लॉक में आता है आपका रामगंगा परियोजना, जो कि कालागढ़ घाट पे देखने को मिलती है, ठीक है। कहाँ पे? कालागढ़ में देखने को मिलती है। याद रखना आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी पर है। 198 मेगावाट की क्षमता है इसकी और 120 मीटर ऊंचाई ये देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। 1976 से इसका काम शुरू यहाँ पे हुआ, 78 में परियोजना, ठीक है। अगला है आपका उत्साऊ बांध परियोजना, तो ये है आपका अलकनंदा रिवर पर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 1000 मेगावाट की क्षमता यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद आपका श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, ये भी अलकनंदा नदी पर है आपका, 330 मेगावाट की क्षमता देखने को आपकी इसकी मिलती है। अगला आता है दुनाव जल विद्युत परियोजना, ये आपकी न्यार नदी पर है। कहाँ पर है? ये दिखाओ, न्यार नदी पर है। इसका काम जो करता है ना, ये है UGVNL, ठीक है। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ ही एक हम बात करेंगे अब टिहरी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कोटली भेल, ठीक है। कोटली में जल विद्युत योजना, ये कहाँ पर है? गंगा रिवर पर है, गंगा नदी पर देखने को मिलता है। इसकी क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट क्षमता इसकी है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे है कोटेश्वर बांध, यह आपकी भागीरथी नदी पर 400 मेगावाट। ये टिहरी मैंने बताया ना, जो टिहरी डैम है उसका पार्ट है, वहाँ पे हमने 1000 और 400 की पड़ी थी, तो आपको याद रखना वही यहाँ पे देखने को यहाँ मिल रही है। अगला है आपका लंगरासू जल विद्युत परियोजना, ये आपकी अलगाड़ नदी पर है। कहाँ पर है? अलगाड़ नदी पे देखने को मिलती है। तो याद रखना टिहरी की ये 3 फेमस है, और एक तो आपको पता ही है, उसको हम ब्लॉक 4 कर देंगे यहाँ पे, टिहरी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। उसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा डिटेल में, कुछ फायदा है नहीं। 260 मीटर है, भिलंगना और भागीरथी के संगम पे आपको देखने को मिलती है। 2400 मेगावाट टोटल इसकी क्या है कैपेसिटी है। क्लियर है ना? चौथा हमने यहाँ पे बात कर ली है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पिथौरागढ़ के बारे में, देख लेते हैं, फिर उधमसिंह नगर देखेंगे, फिर हम हरिद्वार का देखेंगे, ठीक है। अब पिथौरागढ़ भी इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि पिथौरागढ़ में आपको बहुत से ज्यादा परियोजना देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे पहले पिथौरागढ़ में सबसे इंपॉर्टेंट है धौली गंगा, गोरी गंगा, ठीक है। कौन सी है? धौली गंगा और गोरी गंगा। तो इसके अंतर्गत देखिए, एक है बोकाम वैलिंग 330 मेगावाट, खरतोली लुमटी 55 मेगावाट, ममपंग बोगियार 200 मेगावाट, उर्थिंग सोबला, और सबसे इंपॉर्टेंट का सिलक्यारी भ्यूमल रूपसीगार। इसको अभी परमिशन मिली हुई है सरकार से, तो आपको याद रखना, ठीक है। ये कौन सी नदी पर है? यह है गोरी गंगा पर है। कौन सी है? गोरी गंगा नदी पर देखने को मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में याद होना चाहिए। इसके साथ ही है जो आपका यहाँ पे एक है उर्थिंग सोबला। कौन सी है? उर्थिंग सोबला है। तो ये भी आपकी है धौली गंगा पर, धौली गंगा रिवर ही पूछी जाती है, ठीक है, याद रखना। एक आएगा आपका मपंग बोगडियाल, ये भी आपका कहाँ पर है? ये वाला है गोरी गंगा पर है। कहाँ पे है? गोरी गंगा पे देखने को मिलता है आपका, ठीक है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अन्य की बात करूं, कालिका दंतु है एक आपकी, क्या है? ठीक है, कालिका दंतु, ये काली पर है, 230 मेगावाट की। इसके बाद सेराघाट, ये इंपॉर्टेंट है, सेराघाट सरयू रिवर पे देखने को मिलती है आपकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सुंदरी घाट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुंदरी घाट ये है 5 मेगावाट की, ठीक है। कौन सी रिवर पे है? ये है सुरिन रिवर पे। कौन सी? सुरिन रिवर पे। एक है आपका छिरकिला, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, छिरकिला बांध है, ये दारचूला में दारचूला नहीं होता, धारचूला होता है, ठीक है, धारचूला होता है, याद रखना, धौ कर देना इसको, ठीक है। धारचूला पे देखने को आपको ये मिलेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसके भी याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे उधमसिंह नगर की परियोजनाएं मेन। सबसे पहले आपका आएगा खटीमा बांध, जो कि शारदा रिवर पर है, 1955 से, ठीक है, बना हुआ है ये शारदा नदी पर। इसकी कैपेसिटी कितनी है?
41.40 मेगावाट की क्षमता है यहाँ पे। इसके बाद अगला आएगा लोहिया हेड, जो भी शारदा रिवर पर है, 27 मेगावाट इसकी है। इसका तुमड़िया डैम, ये तो पूछा जाता है, तुमड़िया डैम के बारे में पूछा जाता है। 1961-60 से काम शुरू हुआ था इसका, 61-60-70 से। फीका नदी पर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे काशीपुर में है। कहाँ पर है? काशीपुर में है। ठीक है, ये आता है उधम सिंह नगर के अंतर्गत ही ये आता है। इसका अगला है आपका हरिपुरा जलाशय के बारे में सुना होगा आपने, हरिपुरा डैम भी है वहां पर। बाकरा नदी बाजपुर में देखने को मिलता है। भाखरा नहीं होगा, ये बाकरा रिवर होगा। ठीक है, बाकरा रिवर। बैगुलियम खुश्की, ये भी याद रखना, सितारगंज में देखने को मिलता है आपको ये। दोहरा किच्छा में देखने को मिलता है, दोहरा डैम। ठीक है, याद रखना। इसके साथ ही एक आपका है बोर डैम। ठीक है, बोर डैम भी आपका बोर नदी पर देखने को मिलता है, बोर नदी पर। ठीक है, तो ये भी आपका कहाँ पर है? किच्छा में ही देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हरिद्वार के बारे में, जो कि गंगा नहर के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट मिलेगी। एक आपको मिलेगी पथरी परियोजना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी मेगावाट क्षमता कितनी है? 20 है। और ये कहाँ पे है? गंग नहर हरिद्वार, गंग नहर पे। किस पे है? गंग नहर पे है। ठीक है, इसके बाद अगला आएगा मोहम्मदपुर परियोजना, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ये भी गंग नहर पे ही देखने को मिलता है। 9.30 मेगावाट क्षमता इसकी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये मेन चीजें थी, हमें देख ली हैं। जितनी भी उत्तराखंड की मेन यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं थी, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आधुनिक ऊर्जा पहल और सौर परियोजना के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्यों बनेंगे ना, क्योंकि ये करंट बेस पे क्वेश्चन है। क्या है ये? यहाँ पे करंट बेस पे क्वेश्चन है। जैसे एक आपकी चल रही थी पीएम सूर्य घर योजना, मुक्त मुक्त बिजली योजना आपकी चल रही थी। ठीक है, कौन सी चल रही थी? पीएम सूर्य घर योजना चल रही थी। ठीक है, फरवरी 2024 से स्कीम है। और यूनिट की देखिए, अब यहाँ पे यूनिट क्यों बनेगा 300 यूनिट ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग भी सोलर पैनल वगैरह लगा रहे होंगे घरों में। तो इसमें अगर 1 किलोवाट तक की क्षमता अगर लगाते हो आप लोग, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, देखिए इसमें क्या होती है, ये मुफ्त मिलती है 300 यूनिट। ठीक है, एक में किलोवाट में 30,000 रुपये यहाँ पे कौन देगी? यहाँ पे 30,000 रुपये केंद्र सरकार देगी अनुदान। उसके बाद 15,000 कौन देगी? स्टेट देगी। और कुल 45,000 की सब्सिडी मिलेगी। क्लियर है? अगर आप 2 किलोवाट तक की क्षमता लगा रहे हैं, संयंत्र क्षमता आपकी रहने वाली है, तो 60,000 रुपये यहाँ पे केंद्र सरकार देगी, 30,000 राज्य सरकार देगी, टोटल सब्सिडी 90,000 की मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। इसके बाद 3 किलोवाट की अगर आप लगा रहे हैं तो 78,000 रुपये सरकार देगी। इसमें कौन? केंद्र सरकार देगी। 30,000 यहाँ पे राज्य सरकार देगी। टोटल 1.08 लाख रुपये आपको यहाँ पे सब्सिडी के तौर पे मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपका 3 किलोवाट तक की क्षमता है उसकी, आपकी प्लांट की, आपका अगर 2 लाख रुपये भी खर्च हो रहा है, तो आपको 1,08,000 रुपये यहाँ सरकार दे रही है। खाली आपको यहाँ पे ओनली 92,000 रुपये आपको यहाँ पे अपने लगाने हैं। कहने का मतलब ये है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था एग्जाम में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के बारे में। तो स्कीम शुरू होती है आपकी अक्टूबर 2020 से। शुरुआत कौन करता है इसकी? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इसकी शुरुआत यहाँ पे करते हैं अक्टूबर 2020 में। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ना मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना के बारे में पूछा, किसने शुरुआत की थी इसके बारे में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत युवा उद्यमी हेतु 25 किलोवाट के प्लांट लगाने के लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है? इस लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने 2023 और 25 में, उत्तराखंड सरकार ने 2023 और 25 के लिए ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ना, मैंने आपको अभी बताया था आगे, मैकेजी कंपनी के साथ अनुबंध किया है। ठीक है, मैकेजी करके एक कंपनी है, तो उसके साथ यहाँ पे अनुबंध किया हुआ है। ये अमेरिका की क्या है? प्रबंधन परामर्श कंपनी है आपकी मैकेजी। ठीक है, आपको इसके बारे में याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद अगला आपका आएगा यहाँ पे, ये आएगा पीएम कुसुम किसान ऊर्जा। पीएम कुसुम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान था ना, जिसका कारण कहते हैं हम शॉर्ट में कहते हैं पीएम कुसुम कहते हैं। ठीक है, तो लगभग अगर हम बात करें तो ये जो परियोजना है, ठीक है, इसका मेन जो है, जो जैविक ईंधन आधारित जो ऊर्जाएं होती है ना, उसको निर्भरता कम करना है। तो जैविक ऊर्जा के लिए, तो इसके लिए 10 HP का, ठीक है, क्षमता के सोलर पंप लगाए जाएंगे। खासकर उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार में ये स्थापित यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, पानी वगैरह के लिए, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी के साथ ही ग्रिड आधुनिकरण की बात करूं मैं, ग्रिड टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ग्रिड के अंतर्गत अगर हम बात करें, ठीक है, तो RTDS रियल टाइम डेटा एक्वाजिशन, ठीक है, सिस्टम है आपका, इसकी फुल फॉर्म है आपकी RTDS की, रियल टाइम डेटा एक्वाजिशन सिस्टम की बात करूं। ठीक है, तो ये है क्या? ठीक है, तो उत्तराखंड में ना, तो ऊर्जा से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं नीति हैं,
ठीक है, नीतियां हैं। तो इसके अंतर्गत आपके 215 सब स्टेशन देखने को मिलते हैं कि कितने हैं, 215 सब स्टेशन आपके हैं। और इसने काम करना आपका दिसंबर 2023 से क्या किया, स्टार्ट यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, 4 दिसंबर आपको इसके बारे में यहाँ पे याद रखना है। इसी के कारण एक आईपीडीएस है, ठीक है, जिसको कहते हैं एकीकृत, ठीक है, याद रखना, एकीकृत विद्युत विकास योजना। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, याद रखना योजना। तो ये आपका इसको याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या है ना, लगभग 10 शहरों में, कितने, लगभग 10 शहरों में, जिसमें से आपके कह सकते हैं कि आपका 10 शहर कौन कौन से है, एक देहरादून है आपका, ठीक है, इसी के साथ ही मुनि की रेती है, रुड़की है आपका, हल्द्वानी है आपका, ठीक है, हरिद्वार है, कोटद्वार है, और रुद्रपुर है, अल्मोड़ा है, किच्चा सीतागंज में है। लगभग यहाँ पे 10 क्या किए जा रहे हैं, जीआईएस आधारित उपसंस्थान लगाए जा रहे हैं, जिसका क्या कहते हैं, गैस इंस्टॉलेशन स्विच गियर कहते हैं। ठीक है, इनका विकास यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मेन चीजें थी, हमने इनको लिंक इन बॉर्डर टेक विद जो रूरल वेलफेयर है ना, उनके साथ हमने इनको टेक्नोलॉजी के साथ इनको क्या कर रहे हैं, हम इनका विकास यहाँ पे कर रहे हैं लिंकेज के तौर पे। ठीक है, अब हमारा लास्ट स्लाइड आएगी, जो हमने जितना पढ़ा हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार रिवीजन करेंगे और यहाँ से आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट शहर है, पहले हम भागीरथी की बात करेंगे, नदी तट पर बसे शहर। और एग्जाम में आपने देखा होगा अभी, कौन सी नदी पे कौन सा शहर स्थित है, कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। भागीरथी की बात करूं तो ये है लंका, गंगनानी, मनेरी, भटवाड़ी, सुकी झाला, उत्तरकाशी, हरसिल, चिन्याड़ी सौड़, डुंडा, पुरानी, टिहरी। यमुना नदी के तट पर लाखा मंडल, नैनबाग, नौगांव, डामटा, डाक पत्थर और जानकी चट्टी। गंगा के किनारे हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि की रेती, शिवपुरी, देवप्रयाग। अलकनंदा, बद्रीनाथ, माणा, जोशीमठ, गोपेश्वर, श्रीनगर, गोचर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका भी वीडियो के एग्जाम में। ठीक है, मंदाकिनी की बात करूं, केदारनाथ, गस्तमुनि, ऊखीमठ, गुप्तकाशी, गौरीकुंड और सोनप्रयाग। पिंडा नदी के किनारे पर नंदकेसरी, थराली, सिमली, नारायण, बगड़। पश्चिमी धौलीगंगा रामगंगा में मनोरी, मनाली, जोशीमठ, गैरसैंण, चौखुटिया या फिर कालागढ़। ये कहीं ना कहीं न्यूज में रहते हैं, जब आपकी ज़्यादा बरसात होती है, नदियाँ उफान में होती हैं, तो ये काफ़ी न्यूज में रहते हैं। ठीक है, शहर कालीगंगा गौरीगंगा में गुंजी, पिथौरागढ़ में धारचूला, टनकपुर, शारदा नदी के किनारे पर मुंशियारी, सेराघाट, मदकोट। पूर्वी रामगंगा गोला नदी, देखिए पूर्वी रामगंगा अलग है, ठीक है, इसमें थल आएगा, रामेश्वर आएगा। अब गोला नदी की बात को देखिए, ये पिथौरागढ़ में है, ठीक है, और जो गोला है ये हल्द्वानी में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें हल्द्वानी आएगा, काठगोदाम और किच्छा आएगा। ठीक है, कोसी सरयू की बात करूं तो कौसानी, खैरना, रामनगर, बैजनाथ, बागेश्वर। अब कोसी देखिए रामनगर ही अलग है, अब ये सरयू की बात कर रहे हैं, पिथौरागढ़ की बात, सॉरी अल्मोड़ा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसको एक बार देखना आप लोग। अन्य की बात करूं, सोलानी, रुड़की, खोह, कोटद्वार, ढेला, काशीपुर, खोह नदी, ठीक है, ये पूछा जाता है, कोटद्वार खोह नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, ढेला, काशीपुर, जलकुट, प्रतापनगर, जलधारी, हरसिल और पनार, जैती। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पनार नदी। तो ये था हमारा कंप्लीट, आई होप चीजें क्लियर हो गई। अगर आप इतना भी कर देंगे इस चैप्टर में, आप इन चीजों को भी देख लेंगे ना एक बार, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक एक चीजें करवाई हुई है पूरे चैप्टर में, कुछ भी नहीं छोड़ रखा आपके लिए। ठीक है, जितनी परियोजनाएं हैं मेन वो भी करवा रखी है, करेंट का भी कोर्स भी आपके लिए करवा रखा है। उससे पहले एक एक जो परियोजनाएं हैं उनको हमने डिटेल में समझा हुआ है, कौन कौन से यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छे तो कमेंट कीजिए। ठीक है, इससे मुझे ही मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए ऐसे आगे वीडियो आते रहेंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।